Assalamu alaikum. Today is our new lecture on psychology. Last lecture में जैसा कि हमने पढ़ा था कि what is meaning of psychology, what is nature of psychology, और आज हम उसी lecture को continue करते हैं जिसमें scope of psychology पढ़ेंगे। और जैसे मैंने आपको बताया कि इकट्ठा क्वेश्चन आता होता है नेचर एंड स्कोप ऑफ साइकोलॉजी का, और स्कोप ऑफ साइकोलॉजी अगर अकेला आता है तो उसमें स्कोप ऑफ साइकोलॉजी और इसके साथ साथ पूछा जाता है व्हाट इज स्कोप ऑफ साइकोलॉजी इन पाकिस्तान। तो हम ये दोनों चीज़ें आज डिस्कस करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं स्कोप ऑफ साइकोलॉजी। तो क्या स्कोप है, बेसिकली अगर स्कोप का वर्ड आ जाए या इम्पोर्टेंस का वर्ड आ जाए तो ये दोनों सेम मीनिंग देते हैं। तो आपने इस चीज़ से परेशान नहीं होना कि अच्छा हमने तो स्कोप ऑफ साइकोलॉजी पढ़ा था, हमने ये नहीं पढ़ा कि इम्पोर्टेंस क्या है। तो बेसिकली स्कोप और इम्पोर्टेंस जो है दोनों एक ही चीज़ है। तो सबसे पहले इसमें हम देखते हैं कि साइकोलॉजी का वर्ल्ड वाइड या एक जनरल स्कोप क्या है, और उसके बाद हम जो है स्पेसिफिकली पाकिस्तान की तरफ आएंगे कि पाकिस्तान में स्कोप क्या है साइकोलॉजी का। तो साइकोलॉजी को अगर हम देखें तो आपको किसी एक जगह पर स्कोप नज़र नहीं आएगा। डिफरेंट फील्ड्स हैं इस टाइम साइकोलॉजी की भी। अगर डिग्रीज भी देखें तो इस टाइम डिफरेंट डिग्रीज आपको साइकोलॉजी की मिलेंगी। जैसे मेरी क्लिनिकल साइकोलॉजी की डिग्री है, कुछ लोग अप्लाइड साइकोलॉजी में करते हैं, कुछ काउंसलिंग साइकोलॉजी में, एजुकेशन साइकोलॉजी में। बहुत ज़्यादा फील्ड्स हैं साइकोलॉजी में। जैसे आप सिंपल साइंस की फील्ड्स देखें तो उसके बाद बायो, केमिस्ट्री, फिज़िक्स ये वाली निकलती हैं। फिर आप जो है बायो वाली साइड पे देखें तो उसमें बॉटनी, जोलॉजी, इस तरह केमिस्ट्री में भी आपको डिफरेंट फील्ड्स नज़र आएंगी। इसी तरह साइकोलॉजी में भी बहुत ज़्यादा डिफरेंट फील्ड है और बहुत ही डाइवर्स जो है इसकी एप्लीकेशन होती है। तो हम यहाँ बेसिकली वही इंपॉर्टेंस को हम डिस्कस करेंगे। अच्छा कि कहाँ पर, कि सिर्फ मेडिकल साइंसेज में नहीं, एजुकेशन में नहीं, अगर आप देखें तो आपकी फैमिली लाइफ, आपकी पर्सनल लाइफ में साइकोलॉजी का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। और ये एक बड़ा ही मज़ेदार सब्जेक्ट है जिसमें आपको अपनी साइकी के बारे में पता चलता है, एंड यू कैन come to know कि what other person is thinking and what will be the reaction of other person। अगर आप ये बात करते हैं तो ये चीज़ें विद द पैसेज ऑफ टाइम आप सीखते हैं और ये पढ़ते हैं तो आपको चीज़ों की समझ आने लग जाती है। देन आप देखें कि साइकोलॉजी, जैसे मैंने आपको बताया कि अब डिफरेंट जो है इसमें फील्ड्स आ चुकी हैं साइकोलॉजी की, और जिसमें आपके पास जो है जनरल साइकोलॉजी है, आपके पास एबनॉर्मल साइकोलॉजी है। जनरल में आप सिंपली इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं, फिर आप एबनॉर्मल साइकोलॉजी में आप डिफरेंट डिसऑर्डर्स पढ़ते हैं। देन सोशल साइकोलॉजी है जिसमें आप सोशल नॉर्म्स पढ़ते हैं, एटीट्यूड्स पढ़ते हैं, लोगों के बिहेवियर्स पढ़ते हैं, अच्छा डिफरेंट एट्रीब्यूशंस पढ़ते हैं। ये आगे हमारा टॉपिक भी आएगा, तब हम इसमें इन सब चीज़ों को वन बाय वन डिस्कस करेंगे। देन अब इसमें अप्लाइड साइकोलॉजी में अगर हम देखें तो यहाँ पर एजुकेशनल साइकोलॉजी आ जाती है, क्लिनिकल साइकोलॉजी आ जाती है। बेसिकली एबनॉर्मल और क्लिनिकल जो है ये ओवरलैप करती हैं। फिर इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी है, यहाँ पर कुछ फील्ड्स के नाम लिखे हुए हैं, दैट इज़ बेसिकली जो आपका इंट्रोडक्शन का पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं साइकोलॉजी को कि अच्छा इसका स्कोप क्लिनिकल साइकोलॉजी में किस तरह है। क्लिनिकल साइकोलॉजी में मेनली आप क्या चीज़ें डिस्कस करते हैं, क्या चीज़ें पढ़ते हैं, किस तरह से आप इसको अप्लाई करते हैं साइकोलॉजी के, वो आपके मेंटल हेल्थ इश्यूज़ बेसिकली, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप किस तरह से मेंटल हेल्थ इश्यूज़ को आइडेंटिफाई करते हैं। और आपका जो प्राइमरी फोकस होता है क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट का वो क्या होता है, एनालिसिस ऑफ दैट मेंटल प्रोसेस, दैट मेंटल डिसऑर्डर, फिर आप उस रिकग्निशन, आइडेंटिफिकेशन, देन ट्रीटमेंट ऑफ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर। अब इसमें डिफरेंट, जैसे मैंने कहा कि एबनॉर्मल साइकोलॉजी एंड क्लिनिकल साइकोलॉजी ओवरलैप करते हैं। एबनॉर्मल में क्या है, समथिंग दैट इज़ नॉट नॉर्मल वो एबनॉर्मल हो जाती है। और एबनॉर्मल में आपके क्या आ जाते हैं, डिफरेंट मेंटल डिसऑर्डर, डिफरेंट साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स आ जाते हैं। और उनको फिर डील कौन करता है, उनको क्लिनिकल साइकोलॉजी में डील करते हैं। तो क्लिनिकल साइकोलॉजी में भी बेसिकली कौन होता है, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, जो आपके डिफरेंट मेंटल हेल्थ इशू, ज़रूरी नहीं है कि वो डिसऑर्डर स्पेसिफाई किया जाए, अच्छा इसको ये एक कंप्लीट डिसऑर्डर है उसको लेबल किया जाए। समटाइम छोटे मोटे इश्यूज हो जाते हैं, जैसे स्ट्रेस का इशू हो जाता है, एंग्जाइटी का इशू हो जाता है, और आप उसको कम्प्लीटली एक डिसऑर्डर का नाम नहीं दे सकते। तो वो आपका क्या है, एक स्लाइड सा एक मेंटल इशू होता है जिसकी वजह से आपकी बाकी लाइफ डिस्टर्ब हो रही होती है, वो हम क्लिनिकल साइकोलॉजी में डील करते हैं। देन क्लिनिकल साइकोलॉजी, अच्छा इसकी एप्लीकेशन कहाँ कहाँ पर है। आप इस टाइम देखें तो आपको हॉस्पिटल्स में क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट नज़र आएंगे, फिर जो ड्रग अब्यूज़र्स हैं उनको भी ये डील कर रहे होते हैं, डिफरेंट रिहेबिलिटेशन सेंटर्स एंड एनजीओज। देन पॉजिटिव साइकोलॉजी, आजकल ये
मॉडर्न दौर में पॉजिटिव साइकोलॉजी का एक बड़ा ही इम्पॉर्टेंट रोल है, एंड दैट इज़ वन ऑफ माय फेवरेट एस्पेक्ट ऑफ साइकोलॉजी, कि इसमें आपकी किस तरह से आप नेगेटिव थिंकिंग पैटर्न्स को आप पॉजिटिव में चेंज कर सकते हैं, हाउ टू कीप योर सेल्फ पॉजिटिव ऑल द टाइम। अच्छा, कौन सी चीज़ें हैं जो जिनको आप लर्न करके जो है आप खुद को पॉजिटिव रख सकते हैं, और अपने इर्द गिर्द के माहौल में कैसा कितना भी स्ट्रेसफुल माहौल हो, आप उस सिचुएशन में कैसे पॉजिटिव रह सकते हैं, तो वो पॉजिटिव साइकोलॉजी के थ्रू आप लर्न कर सकते हैं। देन स्कोप ऑफ साइकोलॉजी हम देखें तो इट स्टडीज़ वेरियस करेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम जॉय। ये बेसिकली आपका पॉजिटिव साइकोलॉजी ही चल रहा है, कि जॉय, हैप्पीनेस, आपकी पॉजिटिव थिंकिंग, एम्पैथी। और लोग कंफ्यूज कर देते हैं कि व्हाट इज़ एम्पैथी एंड सिंपैथी। अब सिंपैथी इज समथिंग कि आप अगले इंसान की सिचुएशन सुन रहे हैं, अगर कोई डिप्रेस्ड है और आप भी साथ डिप्रेस हो जाएं, तो ये चीज़ ठीक नहीं है। तो एम्पैथी जो है वो बड़ा एक अच्छा कॉन्सेप्ट है, जो सिंपैथी से थोड़ा डिफरेंट है। इसमें अगर आप एक अच्छा क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट देखें तो वो एक अच्छा एम्पैथाइज़र होता है। वो अपने क्लाइंट की बात को सुनता है, उसकी बात को समझता है, लेकिन ये नहीं कि अगर आपका क्लाइंट रो रहा है तो आप भी उसके साथ रोना शुरू कर दो, तो उसको हम सिंपैथी बोलेंगे। एम्पैथी इज समथिंग कि आप अपने सामने वाले इंडिविजुअल को उस प्रॉब्लम से निकालना चाह रहे हो, उसके प्रॉब्लम को समझने के बाद उसको उस प्रॉब्लम से निकाल रहे हो, तो दैट इज़ एम्पैथी। फिर इसमें काइंडनेस, होप, अल्ट्रिज्म, ये कैसे कितने अच्छे अच्छे नाम हैं जो पॉजिटिव साइकोलॉजी में, जॉय, हैप्पीनेस, आपको इनका नाम सुन के ही बड़ी खुशी से महसूस होती है मुझे तो। फिर आप इसको पॉजिटिव साइकोलॉजी को बड़ी डिटेल में पढ़ें तो आपको बड़ा मज़ा आए कि अच्छा कैसी कैसी लाइफ में चीज़ें हैं जिनको हम मिस कर जाते हैं, कैसी कैसी हमारी लाइफ में ब्लेसिंग्स हैं, कैसे हम ग्रैटिट्यूड नहीं पे करते। तो ये बेसिकली पॉजिटिव साइकोलॉजी में, और जो पॉजिटिव साइकोलॉजी में काम कर रहे हैं वो उनका फोकस इस चीज़ पे है। देन हम देखें कि पॉजिटिव साइकोलॉजी का 3 लेवल पर फोकस है, जिसमें सबसे पहला आपका आ जाता है सब्जेक्टिव लेवल, देन इंडिविजुअल लेवल, एंड देन इज ग्रुप लेवल। सब्जेक्टिव लेवल और इंडिविजुअल लेवल है, ये एक दूसरे से ओवरलैप करते हैं, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था कि सब्जेक्टिव इज समथिंग जो आप खुद किसी चीज़ को मीनिंग देते हैं, वो चीज़ सब्जेक्टिव होती है, एंड दैट इज़ नॉट ऑब्जेक्टिव। जो अच्छा एक रियलिटी है वो आप कहें कि ये ऐसी ही रहेगी, दैट इज़ ऑब्जेक्टिव। लेकिन सब्जेक्टिव जो है वो होगी जो आप मीनिंग देंगे, और हर इंडिविजुअल के लिए उस चीज़ का, उस बिहेवियर का, उसका जो है वो मीनिंग डिफरेंट होगा, उस इमोशन का मीनिंग डिफरेंट होगा। तो दैट इज़ बेसिकली सब्जेक्टिव लेवल और इंडिविजुअल जो एक दूसरे से ओवरलैप करें। फिर ग्रुप लेवल में, जिस ग्रुप में आप रह रहे हैं, ठीक है, आपका जो इर्द गिर्द के लोग हैं उनके कैसे बिहेवियर, अच्छा उनके साथ आपने किस तरह से डील करना है, किस तरह से आपने पॉजिटिव रहकर चलना है, तो दैट इज़ समथिंग विच इज़ डेल्ट इन पॉजिटिव साइकोलॉजी। फिर हम देखते हैं काउंसलिंग साइकोलॉजी में। साइकोलॉजी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कि डिफरेंट काउंसलर्स आपको मिलेंगे, स्कूल्स में मिलेंगे, यूनिवर्सिटीज़ में मिलेंगे। वो काउंसलर्स आपके प्रॉब्लम्स को सुनते हैं, फिर आपको उन प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन बताते हैं, दैट इज़ समथिंग काउंसलिंग साइकोलॉजी। बट इसको आपने क्लिनिकल साइकोलॉजी से कंफ्यूज नहीं कर देना, क्योंकि क्लिनिकल साइकोलॉजी में आप ट्रीटमेंट देते हैं किसी भी मेंटल डिसऑर्डर का, उसमें आप थेरेपीज प्रोवाइड करते हैं, जबकि काउंसलिंग साइकोलॉजी में थेरेपीज प्रोवाइड नहीं की जाती। जस्ट एक इंडिविजुअल का आपके सामने जो बैठा है उसका कैथारसिस होता है, आप उसको सुनते हैं उसके प्रॉब्लम को, और उसके वर्बली जो है उसके प्रॉब्लम को एड्रेस करते हैं, दैट इज़ बेसिकली काउंसलिंग साइकोलॉजी। ठीक है, सो काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट आर प्रोफेशनल्स विच whose main roles are to treat personal and individual problem that a person may face, जो डे टू डे जो लाइफ है उसकी, उसमें वो कोई छोटे मोटे प्रॉब्लम्स, कोई उसके स्ट्रेस का इशू है, कोई घरेलू मसले मसाइल है, उनको काउंसलर जो है वो बैठ के सुनता है और वहीं पर उनको वर्बली डील किया जाता है। ठीक है, द पीपल टू बी ट्रीटेड आर दोज हु डोंट सफ़र फ्रॉम, कोई मेजर मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर नहीं होता, कोई जिसको लेबल नहीं आप कर सकते कि अच्छा इसको डिप्रेशन है, इसको बाइपोलर डिसऑर्डर है, इसको स्किज़ोफ्रेनिया। ऐसे इंडिविजुअल्स काउंसलर्स के पास नहीं, ऐसे इंडिविजुअल्स क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के पास जाएंगे। बट अगर किसी को एग्ज़ाम स्ट्रेस हो रहा है, किसी को एग्ज़ाम देते वक्त अच्छा कोई एंग्जाइटी के इश्यूज़ आ रहे हैं, तो वो काउंसलर के साथ अपनी वो प्रॉब्लम को डिस्कस कर सकता है और वो वर्बली एड्रेस भी हो जाते हैं।
देन सम ऑफ द एप्लीकेशंस ऑफ काउंसलिंग साइकोलॉजी जो है वो मैं आपको बता देती हूँ। जैसे लाफ्टर थेरेपी है, कि अगर आपको स्ट्रेस भी हो रहा है तो एक बड़ी अच्छी एक्सरसाइज है कि आप खुद से ज़बरदस्ती अपने आप को हंसाएं तो आप बहुत लाइट फील करते हैं। देन करियर काउंसलिंग होती है। अच्छा, कुछ इंडिविजुअल्स को समझ नहीं आ रही होती कि हमें कौन सा करियर चूज़ करना चाहिए। हमारी पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंग, हमारी पर्सनैलिटी ट्रेट्स हैं उनके अकॉर्डिंग कौन सा जो है वो प्रोफेशन सूटेबल है, तो करियर काउंसलर बेसिकली वो करियर काउंसलिंग करते हैं। देन रिलेशनशिप एंड मैरिटल काउंसलिंग होती है। गाइडेंस काउंसलिंग, किसी भी इशू से रिलेटेड आपको गाइडेंस हो सकती है, वो मैरिज से रिलेटेड भी गाइडेंस हो सकती है, प्रपोजल से रिलेटेड गाइडेंस हो सकती है, आपने कोई जॉब जो है वो ज्वाइन करनी उससे रिलेटेड जनरल गाइडेंस हो सकती है। रिहेबिलिटेशन काउंसलिंग, जिसमें जैसे ड्रग अब्यूज़र्स हैं, उसके बाद वो अपने ड्रग ट्रीटमेंट के बाद बाहर आ गए हैं और वो उस चीज़ को छोड़ना चाह रहे हैं और फर्दर काउंसलिंग लेना चाह रहे हैं, तो वो रिहेबिलिटेशन सेंटर्स जाकर काउंसलर से काउंसलिंग ले सकते हैं। इसके अलावा जो आपका वैसे कोई भी इशू आ जाता है, जैसे सिगरेट स्मोक जो कर रहे होते हैं वो लोग भी अक्सर जो है वो रिहेबिलिटेशन काउंसलिंग के लिए जा सकते हैं। या आप रिहेबिलिटेशन में अगर आप एक कोई इंटेंस लेवल के की अगर बात करें, ये तो मैंने बड़े एक माइनर लेवल की बात की है, इसमें क्रिमिनल्स जो हैं वो अगर जुवेनाइल्स जो हैं जैसे वो अगर प्रिजन से बाहर उनको भेज रहे हैं तो अच्छा उनकी एक रिहेबिलिटेशन सेंटर्स में असल में भेजना चाहिए, ना कि प्रिजन्स में, जहाँ पर उनको ये जेल वाली एक प्रिजन वाली फीलिंग ना आए, बल्कि वो वहाँ पर कुछ ना कुछ वोकेशनली सीख कर बाहर निकलें। देन स्कोप ऑफ साइकोलॉजी में हम डेवलपमेंट, हमारी जो सिर्फ फिजिकल डेवलपमेंट नहीं होती बल्कि हमारी एक मेंटल डेवलपमेंट भी हो रही थी, वो हम बेसिकली साइकोलॉजी में ही डील करते हैं। इसमें सिगमंड फ्रॉइड ने यहाँ पर डेवलपमेंट को पढ़ा, वहाँ पे एरिक एरिक्सन की, जीन पियाजे की, जो डिफरेंट आपको साइकोलॉजी की थेरीज उनकी मिलेंगी। इसमें आपकी कॉग्निटिव ग्रोथ कैसे हो रही है, आपकी साइकोमोटर, मोटर कौन सी होती है, साइकोमोटर आपके माइंड, मोटर जो आपकी मूवमेंट, हैंड मूवमेंट है, कोई भी मूवमेंट से रिलेटेड होगी वो मोटर लर्निंग होगी। देन आपकी इमोशनल ग्रोथ कैसे हो रही है, सोशल ग्रोथ कैसे हो रही है, न्यू बॉन्ड्स की, ये आप स्टडी करते हैं। क्योंकि सिर्फ फिजिकल ग्रोथ ही इंपॉर्टेंट नहीं है, उसके साथ साथ आपके इमोशंस किस तरह से। अब देखें कुछ बच्चे होते हैं वो फिजिकली, अब वो 2 3 4 साल के हो जाते हैं लेकिन उनकी स्पीच अभी तक डेवलप नहीं होती, तो ये एक बड़ा इशू हो जाता है, जिसमें आपको फिर स्टडी जो है वो डेवलपमेंटल साइकोलॉजी वाले ही बताते हैं कि अच्छा इस एज में इस बच्चे को बोल लेना चाहिए, इसमें बच्चे की बैबलिंग स्टार्ट हो जाती है, इसमें बच्चे की क्यूइंग स्टार्ट हो जाती है। तो ये सब चीज़ें आप डेवलपमेंटल साइकोलॉजी में पढ़ते हैं। देन इसमें आप देखते हैं कि कौन से जेनेटिक फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं, कौन से इन्वायरमेंटल फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं जो आपकी पर्सनल ग्रोथ को इम्पैक्ट कर रहे हैं। फिर इसमें आपकी मेमोरी कैसे डेवलप हो रही है, आपकी रीजनिंग कैसे डेवलप हो रही है, ये चीज़ें हम पढ़ते हैं। फिर आपकी कोग्निशन कैसे डेवलप हो रही है, फिर मैथमेटिकल थिंकिंग, आपकी मैथमेटिकल एबिलिटी है वो आपकी कैसे बन रही है, किस स्टेज पे जाके अच्छा आपका सिंपल आप जो है वो मैथमेटिकल सम्स जो है उनको सॉल्व कर लेते हैं, कब जाके आप अरिथमेटिक जो है क्वेश्चंस उनको सॉल्व कर लेते हैं, वो बेसिकली हम डेवलपमेंटल साइकोलॉजी में पढ़ते हैं। फिर कैसे बच्चे की लैंग्वेज डेवलप होती है, जैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया कि कौन सी एज आएगी जिसमें बैबलिंग होगी, क्यूइंग होगी, किसमें वन वर्ड स्पीच होगी, वो बेसिकली हम डेवलपमेंटल साइकोलॉजी में पढ़ेंगे। देन आप देखते हैं कि किस तरह से बच्चे, हाउ चिल्ड्रन ग्रो बियॉन्ड सुपरफिशियल इन देयर सोशल एंड मॉरल अंडरस्टैंडिंग, कि कैसे वो सीखते हैं अच्छा सोशली हमने किस तरह से मूव करना है, सोशल अंडरस्टैंडिंग हमारी कैसे डेवलप होगी, मोरल अंडरस्टैंडिंग कैसे डेवलप होगी, ये भी इसमें पढ़ते हैं डेवलपमेंटल साइकोलॉजी में। फिर आपकी ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि कॉग्निशन, फिर आपकी ब्रेन की डेवलपमेंट। अब आप देखिए ब्रेन का आपकी जो ह्यूमन साइकी में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। आप डिफरेंट लोब्स ऑफ ब्रेन पढ़ते हैं, उनके डिफरेंट फंक्शंस होते हैं और उनसे उनकी वजह से आपका बिहेवियर पर बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, तो वो भी हम कहाँ पढ़ रहे हैं, डेवलपमेंटल साइकोलॉजी में। देन हमारे पास आ जाती है एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी। अभी तक हमने जो पढ़ी है वो मैं आपको रिवाइज करवा देती हूँ, जिसमें क्लिनिकल साइकोलॉजी हमने पढ़ी है, काउंसलिंग पढ़ी है, फिर उसके अलावा हमने डेवलपमेंटल साइकोलॉजी पढ़ी है, और अब हम एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी की तरफ आ रहे हैं कि साइकोलॉजी का सिर्फ इन्हीं चीज़ों में रोल नहीं है। फिर मैं बार बार बता रही हूँ कि इसकी बड़ी वास्ट एप्लीकेशन है, बड़ी डाइवर्स एप्लीकेशंस हैं। एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी को देखें तो इसमें हम क्या
स्टार्ट में हमने साइकोलॉजी को एज अ सोल पढ़ा, तो सोल में क्या था, वो एक एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट था, तब कोई एक्सपेरिमेंटेशन नहीं थी। जब एक अच्छा उन बिहेवियर्स पर एक्सपेरिमेंटेशन हुई थी तो पता चला कि भाई नहीं, माइंड का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, आपके बिहेवियर्स का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। तो यहाँ पर फिर आपके उन्हीं बिहेवियर्स से आपके एटीट्यूड्स, आपकी परसेप्शंस कैसे बनती हैं, आपके कॉग्निटिव प्रोसेसेस कैसे बनते हैं, अच्छा आपकी डिफरेंट इमोशंस कैसे बनते हैं, वो हमने एक्सपेरिमेंट्स करके हमें पता चला है। तो यहाँ पर इसलिए एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी में भी इसका बड़ा स्कोप है। नेक्स्ट हम सोशल साइकोलॉजी को देखते हैं। सोशल साइकोलॉजी में आप क्या पढ़ते हैं, आपके सोशल नॉर्म्स क्या हैं, आपके एटीट्यूड्स क्या हैं, आपके बिहेवियर्स क्या हैं, और ये चीज़ें जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा किसी भी सोसाइटी है उसका कल्चर क्या है, उसका रिलीजन क्या है, अच्छा उनकी ट्रेडिशनल वैल्यूज़ क्या हैं। ये आपको उनके नॉर्म्स, उनके एटीट्यूड्स, उनके बिहेवियर्स को ही स्टडी करके पता चलेगा, और वो कौन पढ़ते हैं, दे आर बेसिकली सोशल साइकोलॉजिस्ट। फिर हम कम्युनिटी साइकोलॉजी की बात करते हैं। तो कम्युनिटी साइकोलॉजी में आप एक साइकोलॉजिस्ट जो है वो सिर्फ एक इंडिविजुअल को सर्विसेज प्रोवाइड नहीं कर रहा होता, उसका एक मकसद होता है पूरी कम्युनिटी में जो है वो उनके लिए काम करना, उनको सपोर्ट प्रोवाइड करना। सो दैट इज़ बेसिकली कम्युनिटी साइकोलॉजी। और उनका मेजर जो फोकस होता है, जैसे अगर आप देखें क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट का मेजर फोकस होता है प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट पे, अगर किसी को डिसऑर्डर हो चुका है तो आप उसका ट्रीटमेंट करते हैं। बट कम्युनिटी साइकोलॉजी में आप एक कम्युनिटी साइकोलॉजिस्ट का रोल है कि वो प्रॉब्लम आने से पहले उसको प्रिवेंट करे, तो प्रिवेंशन में बेसिकली इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। देन आपके पास एनवायरमेंटल साइकोलॉजी आती है कि आपको पता है इस टाइम एनवायरनमेंट का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है हमारी लाइफ में। अगर आप खुद से अगर आप इमेजिन करें कि आप किसी ऐसे इन्वायरमेंट में जाते हैं जहाँ ग्रीनरी है, जहाँ आपको नदियाँ बहती हुई नज़र आ रही हैं, तो आप ना बड़ा सूदिंग फील करते हैं, बड़ा आपका माइंड रिलैक्स होता है। फिर आप जैसे एग्ज़ाम्स देने के बाद आपकी कोशिश होती है कि अच्छा चलो नॉर्दर्न एरिया चले जाते हैं, थोड़ा माइंड फ्रेश हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि हमारी इन्वायरमेंट का बड़ा रोल है हमारी साइकी पर। तो इस यहाँ पर भी इसका बहुत ज़्यादा स्कोप अब है, करंटली बहुत ज़्यादा है कि अच्छा किस तरह कौन से इकोलॉजिकल इश्यूज हैं जो हमारी मेंटल हेल्थ को डिस्टोर्ट करते हैं। फिर हमने किसी इंडस्ट्रियल सोसाइटी में आप रह रहे हैं तो वहाँ पर आपने इकोलॉजिकल बैलेंस कैसे लेकर आना है, कि अच्छा इंडस्ट्रीज़ को किस तरह से होना चाहिए, कौन से SOPs फॉलो करने चाहिए कि हमारी मेंटल हेल्थ डिस्टर्ब ना हो। देन आप एजुकेशनल साइकोलॉजी में अगर देखें तो एजुकेशनल साइकोलॉजी में भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, इसमें बच्चों की लर्निंग ख़ास तौर पर, कि अच्छा उन किस तरह से किस एज में बच्चे ने क्या सीखना है, उसकी ग्रूमिंग कैसे होनी चाहिए। फिर उसके अलावा इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन साइकोलॉजी में आजकल साइकोलॉजिस्ट हायर किए जाते हैं, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है यहाँ पर भी, कि अच्छा किसी भी इंडिविजुअल को आपने रिक्रूट करना है तो उसमें कौन कौन सी करेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए, अच्छा ये किस जॉब के लिए सूटेबल है, ये उसको बताना है। अगर कोई जॉब ऑलरेडी कर रहे हैं आप, एम्प्लॉय का स्ट्रेस लेवल चेक करते हैं, अच्छा उसकी स्ट्रेस मैनेजमेंट कैसी होनी चाहिए, लीडरशिप स्टाइल्स क्या होते हैं, वो बेसिकली हम पढ़ते हैं इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी में। फिर उसमें हम विद द पैसेज ऑफ टाइम जो इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजिस्ट है वो एम्प्लॉयज़ की ट्रेनिंग भी करते हैं। नेक्स्ट सबसे बड़ा इंटरेस्टिंग है फोरेंसिक साइकोलॉजी, जो जिन्होंने क्रिमिनोलॉजी ऑप्ट किया है उनके लिए ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। मैंने अपनी जो डिग्री में फोरेंसिक साइकोलॉजी पढ़ी है और ये क्रिमिनोलॉजी से ही ओवरलैप करती है। जितनी भी फोरेंसिक साइकोलॉजी में मैंने चीज़ें पढ़ी वो ऑलमोस्ट 80% वही चीज़ें हैं जो क्रिमिनल साइकोलॉजी का सब्जेक्ट है। तो फोरेंसिक साइकोलॉजिस्ट का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। कोई भी क्राइम सीन होता है तो वहाँ पर आपको डिफरेंट एविडेंसेस मिलते हैं, कोई भी वो फिज़िकल एविडेंसेस हो सकते हैं, जैसे कोई हेयर है, नेल है, ब्लड सैंपल है, ये चीज़ें होगी। फिर आप एक फोरेंसिक साइकोलॉजिस्ट का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है, वो देखता है कि अच्छा कि उस क्रिमिनल की कैसी इंटेंट हो सकती है। ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन फोरेंसिक साइकोलॉजिस्ट का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। पाकिस्तान में तो नहीं, लेकिन अगर आप फॉरेन कंट्रीज़ में देखें तो वहाँ ट्रायल्स में, कोर्ट रूम में भी फोरेंसिक साइकोलॉजिस्ट बैठे होते हैं और उनकी रिपोर्ट बहुत ज़्यादा मैटर करती है। फिर नेक्स्ट आप देखें कि इसमें कुछ आइडेंटिफिकेशन ऑफ सेक्स रिलेटेड डिफरेंसेस इन ब्रेन फंक्शन स्पेशली टूवर्ड्स वुमेन, ये भी हम फोरेंसिक साइकोलॉजी में ही डील करते हैं। देन आपके जो है बायोलॉजिकली क्रिएशन ऑफ बायोलॉजिकल प्लॉजिबल नेटवर्क मॉडल्स ऑफ ह्यूमन कॉग्निशन, उसमें बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। देन आप
हम आ जाते हैं फोरेंसिक साइकोलॉजी के बाद स्कोप ऑफ साइकोलॉजी इन पाकिस्तान। बड़ा कि कैसे पाकिस्तान में अच्छा इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, क्या रोल है साइकोलॉजी का पाकिस्तान में। तो उसमें सबसे पहले हम एजुकेशन और ट्रेनिंग में देखते हैं कि हमने ये देखना होता है कि बच्चे की अच्छा किस लेवल पर क्या लर्निंग होनी चाहिए, कैसे ग्रूमिंग होनी चाहिए। फिर वेरियस ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स आर ऑफर्ड, जैसे पंजाब यूनिवर्सिटी में BS ऑनर्स इन साइकोलॉजी, MS भी है। गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी में आप देखें तो वहाँ पर भी है। अब तो बड़ी 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 प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, जैसे UMT है, यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर है, गिफ्ट यूनिवर्सिटी है, बड़ी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में साइकोलॉजी का सब्जेक्ट जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया जा रहा है। फिर ख़ास तौर पर जितने भी मेट्रो हैं, मेट्रो सिटीज़ हैं, वहाँ पर साइकोलॉजी के आपको ज़रूर प्रोग्राम, जैसे लाहौर है, कराची है, यहाँ पर आपको मुल्तान में आप भाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी में देखें तो वहाँ भी साइकोलॉजी के प्रोग्राम्स इंट्रोड्यूस करवाए जा रहे हैं। फिर इसमें आप सिर्फ़ और सिर्फ साइकोलॉजी का अलग से डिसिप्लिन नहीं, आप डिफरेंट डिसिप्लिन्स को देखें तो वहाँ भी इसका एक सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है, जैसे लॉ में है, इकोनॉमिक्स में है, बिजनेस मैनेजमेंट में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, देन ह्यूमन रिलेशंस। फिर उसके बाद क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट इन हॉस्पिटल्स एंड क्लिनिक पाकिस्तान में अब तो हॉस्पिटल्स में क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट रिक्रूट किए जाते हैं, जैसे DHQs में, टर्शरी केयर हॉस्पिटल्स में, वहाँ पर क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट रिक्रूट किए जाते हैं। इससे पहले ऐसा नहीं था। ये अगर आप पिछले 5 सालों में देखें तो बड़ी इम्प्रूवमेंट आई है पाकिस्तान में कि अच्छा नहीं, छोटे शहरों में भी हॉस्पिटल्स में साइकोलॉजिस्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अभी भी बहुत कम, एक डिस्ट्रिक्ट में DHQ में एक सिर्फ एक साइकोलॉजिस्ट जो है वहाँ पर अपॉइंट किया जाता है, जबकि बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस टाइम हमारे जो सोसाइटी में जिस तरह के मेंटल हेल्थ इश्यूज चल रहे हैं, जिस तरह के स्ट्रेसेस चल रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। काउंसलिंग प्रोवाइड करते हैं ये, रिहेबिलिटेशन ऑफ इंडिविजुअल्स में इनका बड़ा रोल होता है। जितने भी मेंटल डिसऑर्डर्स हैं, जैसे डिप्रेशन है, कोई न्यूरोटिक डिसऑर्डर है, इधर इट इज़ न्यूरोटिक और साइकोटिक डिसऑर्डर्स, उनको डील करते हैं। फिर जो लोग आर्मी में अप्लाई करते हैं, आर्मी सिलेक्शन सेंटर में एक प्रॉपर आपकी स्क्रीनिंग होती है, साइकोलॉजिस्ट का एक पैनल बैठता है, आपसे साइकोलॉजिकल टेस्ट, पर्सनालिटी टेस्ट करवाए जाते हैं कि आइडेंटिफाई किया जाए अच्छा कहाँ पर प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, कौन सी चीज़ों को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, और कहाँ पर वेदर यू आर सूटेबल फॉर दिस जॉब और नॉट। फिर उसके बाद आप देखें कि ट्रेनिंग प्रोग्राम्स और इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, जिसमें कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो जॉब इंटरव्यूज़ लेती है, वहाँ पर ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजिस्ट होते हैं, वो देखते हैं कि अच्छा इस इंडिविजुअल में एबिलिटीज़ हैं या नहीं, ये जो उस जॉब के स्ट्रेस को हैंडल कर सकता है या नहीं, तो वो, और फिर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स दिए जाते हैं कि अच्छा किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज़ को स्ट्रेस फेस करना पड़ रहा है तो उनके लिए उनको ट्रेनिंग सेशंस दिए जाते हैं, कोपिंग स्ट्रेटजीज सिखाई जाती हैं, स्ट्रेस मैनेजमेंट स्किल्स सिखाई जाती हैं। तो ये बेसिकली आपको ट्रेनिंग प्रोग्राम्स और रिक्रूटमेंट ऑर्गेनाइजेशन में पाकिस्तान में बड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। फिर सिविल सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, यहाँ पर प्रोफेशनल साइकोलॉजिस्ट हायर किए जाते हैं। जो आपका फाइनल इंटरव्यू होता है CSS देने के बाद, उससे पहले आपका साइकोलॉजिकल इंटरव्यू होता है, और उसकी बड़ी इंपॉर्टेंस है। उससे भी पहले आपका एक दिन बुलाते हैं, वहाँ पर प्रॉपर आपके पर्सनालिटी टेस्ट होते हैं, थेमेटिक है परसेप्शन टेस्ट, जिसमें RISB, जिसमें आपको आधा सेंटेंस दिया होता है और बाकी आपने कंप्लीट करना होता है, दैट इज़ बेसिकली RISB। इसी तरह TAT जिसको बोलते हैं, थेमेटिक है परसेप्शन टेस्ट, आपको पिक्चर दिखाई जाती है और आपने एक स्टोरी लिखनी होती है। तो ये बेसिकली सारे पर्सनालिटी टेस्ट हैं, आपकी पर्सनालिटी स्क्रीनिंग हो रही होती है। फिर आपका साइकोलॉजिकल इंटरव्यू होता है, जिसमें साइकोलॉजिस्ट, प्रोफेशनल साइकोलॉजिस्ट बैठे होते हैं। वो देखते हैं कि अच्छा इस इंडिविजुअल में इसकी पर्सनालिटी कैसी है, इस इंडिविजुअल को अच्छा किस ग्रुप के लिए ये इंडिविजुअल सूटेबल है या नहीं। देन आपके क्रिमिनल साइकोलॉजिस्ट इन जेल्स, अब पाकिस्तान में ये एक बड़ी अच्छी चीज़ इंट्रोड्यूस हुई है, अभी लास्ट 1.5 ईयर ये हुआ है कि साइकोलॉजिस्ट की सीट्स आई कि जेल्स में जो है एक साइकोलॉजिस्ट का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है, वहाँ पर साइकोलॉजिस्ट को होना चाहिए कि जितने भी प्रिजनर्स हैं ऑब्वियसली वो वहाँ पर कितने कितने सालों से हैं, वो तरह तरह के स्ट्रेस फेस कर रहे हैं, तो वहाँ पर साइकोलॉजिस्ट का होना बहुत ज़रूरी है। और फिर साइकोलॉजिस्ट वहाँ पर ये बता सकता है कि अच्छा किसी ने कोई क्राइम किया है तो उसकी उस उस टाइम उसकी इंटेंट क्या थी, उसकी मेंटल कैपेसिटी क्या थी, और जितने अगर वहाँ पर भी जेल्स में कोई किसी तरह का स्ट्रेस फेस कर रहा है तो वो उनको वहाँ पर मैनेज करेंगे।
फिर आप नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन अगर देखें तो पाकिस्तान में बड़ी एनजीओज काम कर रही हैं। यहाँ पर एक बड़ी इंपॉर्टेंट एग्जांपल मैं देना चाहूँगी, अर्थक्वेक अगर आप देखें 2005 जो पाकिस्तान में आया था, उसमें बड़ी डिफरेंट एनजीओज ने काम किया, जहाँ पर डिफरेंट साइकोलॉजिस्ट जो हैं वो गए। इवन जब उस टाइम ये देखा गया कि अच्छा साइकोलॉजिस्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, वहाँ पर जाएं, क्योंकि ट्रॉमा से लोग गुजरे हैं जो जो ज़िंदा बच गए, उनके लिए वो लाइफ टाइम ट्रॉमा है, तो उनको साइकोलॉजिस्ट ने ही डील करना था, और वो एनजीओज के थ्रू जो है वो वहाँ पर गए। फिर थेरेपिस्ट जो है वो ड्रग रिहेबिलिटेशन सेंटर में काम करते हैं, जैसे बड़ा मशहूर है लाहौर में विलिंग वेज है। उसके अलावा सादिक क्लिनिक बड़ा फेमस है, जहाँ पर जितने भी ड्रग अब्यूज़र्स हैं उनको डील किया जाता है। देन रिसर्च जो फाइनल साइकोलॉजी का जो स्कोप है पाकिस्तान में, रिसर्च में आप देखें तो बड़ी डिफरेंट डिफरेंट रिसर्चेज हो रही हैं पाकिस्तान में। अगर मैं अपनी ही रिसर्च की बात करूं तो जैसे मैंने ट्रांसजेंडर्स पर रिसर्च की, मेरा बीएस ऑनर का जो था वो प्रोजेक्ट था, रिसर्च प्रोजेक्ट ट्रांसजेंडर पे था। उसमें मैंने उनकी परसीव डिस्क्रिमिनेशन और साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस और वो सोशल स्टिग्मा वो फेस करते हैं, इन चीज़ों को मैंने स्टडी किया। तो ये रिसर्चेज ही होती हैं। फिर आप देखें यही रिसर्चेज आगे जाके कि अच्छा ट्रांसजेंडर्स के राइट्स होने चाहिए। फिर वुमेन पे स्टडी होती है, अच्छा वो स्ट्रेस फेस कर रही हैं। हमें कैसे पता चलता है कि डिप्रेशन जो है वो ख़वातीन में ज़्यादा क्यों पाया जाता है, वो रिसर्चेज के थ्रू ही होता है। तो पाकिस्तान में इस टाइम रिसर्च की तरफ भी बड़ा फोकस किया जा रहा है साइकोलॉजी की फील्ड में। फिर आप जैसे अभी करंटली कोविड-19 को ही देख लें, तो इसकी वजह से आप देखें कितने ज़्यादा प्रॉब्लम्स आए हैं, डोमेस्टिक वायलेंस के इश्यूज सामने आए हैं, फिर डिप्रेशन के इश्यूज सामने आए हैं, बड़ी लोगों ने सुसाइड किया है। तो सुसाइड भी आप मतलब कि इतनी डिप्रेस स्टेट में चले जाते हैं कि जाके फिर आप सुसाइड कर लेते हैं, तो वो आपका रिसर्च में ही बेसिकली काम है। तो दैट वाज ऑल अबाउट स्कोप ऑफ साइकोलॉजी इन पाकिस्तान। तो आपने ये मटेरियल है आपके लिए इनफ है, इसी को ही आपने बेसिकली पेपर में एक्सपैंड करना होता है। यहाँ पर आपको बुलेट पॉइंट्स मिल रहे हैं, आप इन्हीं बुलेट पॉइंट्स के पैराग्राफ्स बना सकते हैं, उनको एक्सपैंड करें। अपनी पाकिस्तान के हवाले से अगर आप बात करें तो आप एग्जांपल्स दें, अच्छा कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं, कौन से यहाँ पर रिहेबिलिटेशन सेंटर्स हैं, अच्छा जेल्स में मैंने आपको ये सारी चीज़ें बताई, फिर ट्रेनिंग सेंटर्स, देन सिविल सर्विस बोर्ड, इन सब चीज़ों में। सो दैट वाज ऑल अबाउट स्कोप ऑफ साइकोलॉजी इन पाकिस्तान। और फिर इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, और टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।